31 मई 1984 की शाम मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बराड़ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन उन्हें मनीला के लिए उड़ान भरनी थी, जहां वो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। ये तब की बात है जब पंजाब अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। गुरुद्वारों में पंजाब को भारत से अलग किए जाने के लिए, यानी एक अलग मुल्क खालिस्तान बनाने की तकरीरें की जा रही थीं। यह भी कहा जा रहा था कि इसके लिए भारत के साथ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पंजाब में जारी ये गतिविधियां दिल्ली में बैठे अधिकारियों के लिए एक चिंता का सबब बनी हुई थी। ऐसे में सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मेजर जनरल कुलदीप याद करते हैं, शाम को मेरे पास एक फोन आया। अगले दिन 1 तारीख की सुबह मुझे चंडी मंदिर पहुंचना है और एक मीटिंग के लिए। 1 तारीख की शाम ही हमें मनीला निकलना था। हमारी टिकटें बुक हो चुकी थी, हमने अपने ट्रेवल्स चेक ले लिए थे। हम दिल्ली जा रहे थे जहाज पकड़ने के लिए। मैं मेरठ से दिल्ली बाई रोड गया, वहां से जहाज पकड़कर चंडीगढ़ और सीधे पश्चिम कमान के मुख्यालय पहुंचा। वहां मुझे खबर मिली मुझे ऑपरेशन ब्लू स्टार का कमांड करना है और जल्द से जल्द अमृतसर पहुंचना है, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए हैं। स्वर्ण मंदिर पर भिंडरावाले ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मुझसे कहा गया कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना, वरना पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरी छुट्टी रद्द हो गई। मैं तुरंत हवाई जहाज पर बैठकर अमृतसर पहुंच गया। भिंडरावाले, जहां इसका नाम मेजर जनरल कुलदीप ने लिया था, उसने पूरे स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया था। आखिर कौन था यह भिंडरावाले? भिंडरावाले को कांग्रेसियों ने ही बढ़ावा दिया था। उनको बढ़ावा देने के पीछे मकसद था कि अकालियों के सामने सिखों की मांग उठाने वाले किसी ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाले समर्थन में सेंध लगा सके। भिंडरावाले विवादास्पद मुद्दों पर भड़काऊ भाषण देने लगे। धीरे धीरे उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। साल 1982 में भिंडरावाले चौक गुरुद्वारा छोड़ पहले स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक निवास और फिर कुछ महीने बाद अकाल तख्त पर अपने विचार व्यक्त करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी के लिए काम कर चुके पत्रकार सतीश जैकब को भी कई बार भिंडरावाले से मिलने का मौका मिला था। जैकब अपने अनुभव को आगे साझा करते हुए बताते हैं, मैं जब वहां जाता था, भिंडरावाले के रक्षक दूर से कहते थे, आओ जी आओ जी। कहते थे, तुसी अंदर आ जाओ, संत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुझसे बहुत आराम से मिलते थे। मुझे अब भी याद है, जब मैंने मार्क टली को उनसे मिलवाया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो उसने कहा कि मैं ईसाई हूं। इस पर भिंडरावाले बोले, तो आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं? मार्क ने कहा, हां। इस पर भिंडरावाले बोले, लेकिन जीसस क्राइस्ट की तो दाढ़ी थी, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं है? मार्क बोले, ऐसा ही ठीक है। इस पर भिंडरावाले का कहना था, तुम्हें पता है कि बिना दाढ़ी के तुम लड़की जैसे लगते हो। मार्क ने इस बात को हंसकर टाल दिया। जैकब आगे बताते हैं, भिंडरावाले से एक बार मेरी अकेले में लंबी चौड़ी बात हुई। हम दोनों स्वर्ण मंदिर की छत पर बैठे हुए थे, जहां कोई नहीं जाता था। बंदर ही बंदर घूम रहे थे। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है? उन्होंने कहा कि क्या खाक एक्शन होगा? उन्होंने मुझे छत से इशारा करते हुए कहा कि सामने खेत आपको दिख रहे होंगे। 7-8 किलोमीटर के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा लगी है। हम पीछे से निकलकर सीमा के पार चले जाएंगे, वहां से छापामार युद्ध करेंगे। मुझे यह हैरानी थी कि यह शख्स मुझसे यह सब क्यों बता रहा है। क्या यह मुझ पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रहा है? उसने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम इसे छापोगे या नहीं छापोगे। 4 जून 1984 को भिंडरावाले के लोगों की पोजीशन का जायजा लेने के लिए एक अधिकारी को सादे कपड़ों में स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा गया।
जनरल बराड़ अपने अनुभव में बताते हैं, 5 तारीख की सुबह 4:30 बजे मैं हर बटालियन के पास गया। उनके जवानों के करीब आधे घंटे बात की। मैंने उनसे कहा कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते हुए हमें यह नहीं सोचना है कि हम किसी पवित्र जगह पर जा रहे हैं, उसे बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि हमें यह सोचना है कि हम उसकी सफाई करने जा रहे हैं। जितनी कैजुअलिटी कम हो उतना ही अच्छा है। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर आप में से कोई अंदर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं है, मैं आपके कमांडिंग ऑफिसर से कहूंगा कि आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं 3 बटालियंस में गया, कोई खड़ा नहीं हुआ। 4थी बटालियन में एक सिख ऑफिसर खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास आपकी फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं, आप धर्म में ज़्यादा मानते हैं, तो आपको अंदर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा नाम है 2nd लेफ्टिनेंट रैना, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, सबसे आगे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अकाल तख्त में सबसे पहले पहुँचकर भिंडरावाले को पकड़ सकूँ। मेजर जनरल कुलदीप आगे बताते हैं कि उन्होंने अंदाजा नहीं था कि अलगाववादियों के पास रॉकेट लॉन्चर भी थे। मैंने उनके कमांडिंग ऑफिसर से कहा कि इनकी प्लाटून सबसे पहले आगे अंदर जाएगी। उनकी प्लाटून सबसे पहले अंदर गई, लेकिन उनको मशीन गन के इतने फायर लगे कि उनकी दोनों टांगें टूट गईं, खून बह रहा था। उनके कमांडिंग ऑफिसर कह रहा था कि मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। वो काल तख्त की तरफ रेंगते हुए बढ़ रहे थे। उन्हें मेरा आदेश जबरदस्ती उठाकर लाकर एम्बुलेंस में लादने का किया गया। बाद में उनके दोनों पैर काटे गए। उनकी बहादुरी के लिए बाद में उनको अशोक चक्र भी मिला। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे जनरल सुंदर जी, जनरल दयाल और जनरल बराड़ की रणनीति थी कि इसे पूरी मुहिम रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। 10 बजे के आसपास सामने से हमला बोला गया। काली वर्दी पहने बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज को निर्देश दिया गया कि वो परिक्रमा की तरफ बढ़े, दाहिने मुड़े, जितनी जल्दी संभव हो सके अकाल तख्त की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडो आगे बढ़े, उनको दोनों तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से जबरदस्त गोलीबारी का सामना करना पड़ा। कुछ ही कमांडो इस जवाबी हमले में बच सके। उनकी मदद करने आए लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान के नेतृत्व में 10वीं बटालियन के गार्ड्स ने सीढ़ियों की दोनों तरफ मशीन गन ठिकानों को निष्क्रिय किया, लेकिन उनके ऊपर सरोवर की दूसरी ओर से जबरदस्त गोलाबारी होने लगी। कर्नल इसरार खान ने सरोवर के उस पार भवन पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि सेना को जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बराड़ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आगे बात करते हुए बताते हैं, वो तो मैं पहले 45 मिनट में पता चल गया था कि इसकी प्लानिंग, इनके हथियार, इनकी किलाबंदी इतनी मजबूत है कि इनके पार पाना आसान नहीं होगा। हम चाहते थे कि हमारे कमांडो अकाल तख्त के अंदर स्टन ग्रेनेड फेंकें। स्टन ग्रेनेड जो कि गैस होती है, उससे आदमी मरता नहीं, उसको सिरदर्द हो जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो ठीक से देख नहीं सकता और इसी बीच हमारे जवान अंदर चले जाएंगे। लेकिन इन ग्रेनेडों को अंदर फेंकने का कोई रास्ता ही नहीं था। हर खिड़की और हर दरवाजे पर सैंडबैग लगे हुए थे। ग्रेनेड दीवारों से टकराकर परिक्रमा पर वापस आ रहे थे और हमारे जवानों पर उनका असर होने लगा था। सिर्फ उत्तरी और पश्चिमी छोर से ही सैनिकों पर फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि अलगाववादी जमीन के नीचे मेन होल से निकलकर मशीन गन से फायर कर रहे थे। जनरल साहेब सिंह ने इन लोगों को घुटने के आसपास फायर करने की ट्रेनिंग दे रखी थी, क्योंकि उनका अंदाज़ा था कि अगर भारतीय सैनिक रेंगते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा। लेकिन कमांडोज बाकायदा चलकर आगे बढ़ रहे थे। यही कारण है कि ज़्यादातर सैनिकों के पैरों पर गोली लगी। जब सैनिकों का बढ़ना रुक गया तो जनरल बराड़ ने आर्म्ड पर्सनल कैरियर के इस्तेमाल का फैसला किया। लेकिन जैसे ही एपीसी अकाल तख्त की ओर बढ़ा, उसे चीन निर्मित रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। जनरल कुलदीप आगे याद करते हैं, एपीसी में अंदर बैठे कमांडोज को प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन कोशिश थी कि हम अपने जवानों को अकाल तख्त के नज़दीक से नज़दीक पहुंचा सकें। लेकिन हमें नहीं पता था कि उनके पास
रॉकेट लॉन्चर्स हैं। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स फायर कर एपीसी को उड़ा दिया। जिस तरह से चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं, गोलियों से भारतीय जवान लगातार धराशायी हो रहे थे। जनरल कुलदीप को मजबूर होकर टैंकों की मांग करनी पड़ी। जब जनरल से पूछा गया कि क्या टैंकों का इस्तेमाल पहले से आपकी योजना में था, जनरल ने जवाब दिया था, बिल्कुल नहीं। टैंकों को तब बुलाया गया जब हमने देखा कि हम अकाल तख्त के नज़दीक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। हमें डर था कि सुबह होते ही हज़ारों लोग आ जाएंगे, चारों तरफ से फौज को घेर लेंगे। टैंकों का इस्तेमाल हम इसलिए करना चाहते थे कि जिसे जिनॉन बल्ब या हैलोजन बल्ब बहुत शक्तिशाली बल्ब होते हैं, हम उनके ज़रिए उनकी आंखों को चौंधियाना चाहते थे ताकि वो कुछ क्षणों के लिए कुछ भी ना देख पाएँ और हम इसका फ़ायदा उठाकर उन पर हमला बोल दें। लेकिन ये बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 या 40 सेकंड के रहते हैं और फिर फ्यूज़ हो जाते हैं। बल्ब फ्यूज़ होने के बाद हम टैंक को वापस ले गए, फिर दूसरा टैंक लाए, लेकिन जब कुछ भी सफल नहीं हो पाया, सुबह होने लगी। अकाल तख्त में मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी तो हुक्म दिया गया कि टैंक सेकेंडरी आर्मेंट से अकाल तख्त के ऊपर वाले हिस्से पर फायर किया जाएगा ताकि ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से लोग डर जाएं और बाहर निकल आएं। इसके बाद तो अकाल तख्त के लक्ष्य को किसी और सैनिक लक्ष्य की तरह ही मान लिया गया। बाद में जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि अकाल तख्त पर कम से कम भारतीय टैंकों ने 80 से ज्यादा गोले बरसाए थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब जनरल कुलदीप से पूछा गया कि आपको कब अंदाजा हुआ कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले और जनरल साहिब सिंह मारे गए हैं, जनरल ने जवाब दिया, करीब 30-40 लोगों ने दौड़ लगाई बाहर निकलने के लिए। हमें लगा कि लगता है कुछ ऐसी ही बात हो गई है, फिर फायरिंग भी बंद हो गई। फिर हमने अपने जवानों से कहा कि अंदर जाकर तलाशी लो, तब जाकर उनकी मौत का पता चला। लेकिन अगले दिन कहानियां शुरू हो गई कि भिंडरावाला रात को बचकर पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तानी टीवी अनाउंस कर रहा है कि भिंडरावाले उनके पास हैं। 30 जून को उन्हें टीवी पर भी दिखाया जाएगा। वो कहते हैं, मेरे पास सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत और विदेश सचिव रसगोत्रा का फोन आया कि आप तो बोल रहे हैं कि वो मर चुके हैं और जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि वो अभी जिंदा है। मैंने कहा, मैंने खुद उसकी पहचान की है, उसका शव उसके परिवार को दे दिया गया है, उसके अनुयायियों ने उनके पैर भी छुए हैं, उसकी मौत हो चुकी है। अब पाकिस्तान जो चाहे बोलता रहे उसके बारे में। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक मारे गए, 248 अन्य सैनिक घायल भी हुए। इसके अलावा 492 अन्य लोगों के मौत की पुष्टि भी हुई थी। 1592 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना से भारत क्या पूरे विश्व में सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। ये भारतीय सेना के सैनिक जीत की पैच, ये भारतीय सेना की सैनिक जीत जरूर थी, लेकिन इससे बहुत बड़ी राजनीतिक हार माना गया। इसकी टाइमिंग, रणनीति, क्रियान्वयन पर कई सवाल उठाए गए और अंततः इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स जो कि सिख थे, उन्होंने इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनके घर पर ही उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया और एक प्रधानमंत्री की ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से मौत हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी जून के महीने में 1 से 10 तारीख के बीच में चलाया गया था, जिसमें स्वर्ण मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ था, जो आगे चलकर सिख दंगों का भी प्रारूप बना। इस प्रकार के ऑपरेशंस भारत में भारत के परिप्रेक्ष्य को बदलने वाले होते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए, अपने इतिहास और राजनीति को समझने के लिए बने रहिए नज़र टुडे के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।